हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी और वेलकम टू अवर बायोलॉजी क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम लोग का जंतु जगत का वर्गीकरण वाला टॉपिक ही कंटिन्यू चल रहा है। तो हम लोग ने इससे पहले के वीडियोस में मोनेरा और जीवाणु मतलब मोनेरा के अंदर ही हमने जीवाणु को पढ़ा है और पॉलीफेरा और प्रोटिस्टा संघ पढ़ लिए हैं। हमारा नेक्स्ट संघ का नाम है टीनोफोरा और इसका नाम टीनोफोरा है, मतलब ये पॉलीफेरा में आने वाले जंतुओं से मिलते जुलते गुण वाले जंतु ही होते हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं संघ टीनोफोरा और संघ को इंग्लिश में फाइलम बोला जाता है, तो फाइलम टीनोफोरा। ओके, तो देखते हैं टीनोफोरा के अंतर्गत आने वाले जीव कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये जो टीनोफोरा है, टीनोफोरा संघ को ही समुद्री अखरोट कहा जाता है। ओके, समुद्री अखरोट के अलावा एक वर्ड और बोला जाता है टीनोफोरा को, कॉम्ब जेली। मतलब कॉम्ब जेली वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? टीनोफोरा के लिए। अब ये समुद्र में रहते हैं तो तैरने के लिए इनके पास क्या होता है? तैरने के लिए कसाब पाए जाते हैं और कसाब को इंग्लिश में फ्लैजिला बोला जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम पे बनते हैं कि फ्लैजिला किस संघ के जंतुओं में पाए जाते हैं? तो टीनोफोरा में। अब इनका शरीर द्विस्तरीय होता है। द्विस्तरीय मतलब इनकी जो त्वचा की लेयर होती है वो दो स्तर में डिवाइड होती है, एक ऊपरी लेयर और एक आंतरिक लेयर। ओके, अब हम लोग देखते हैं टीनोफोरा के कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे समुद्री पैन। समुद्री पैन को पेनाटुला कहा जाता है। पेनाटुला। अगर कहीं एग्जाम में आप लोगों को ऐसा दिख जाए या कहीं क्वेश्चन में कि समुद्री कलम किसे कहते हैं, तो पेन और कलम पेनाटुला को ही कहा जाता है। ओके, समुद्री पैन पेनाटुला को कहा जाता है। उसके बाद कोरल, जो कोरल रीफ जो समुद्र में पाई जाती हैं वो भी टीनोफोरा के अंतर्गत ही आती हैं। और समुद्री पंखा जिसे गॉर्गिनिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स इमेज में देखते हैं गॉर्गिनिया कैसे दिखाई देता है। ये स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, इसे समुद्री पंखा भी कहा जाता है। ये जो इमेज है सी एनीमोन की है, एट्रैक्टिव दिखने वाला जंतु है, बिल्कुल फूलों की तरह। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था कि जो टीनोफोरा संघ के जंतु हैं वो पॉलीफेरा संघ के जंतु से समानता रखते हैं। ओके, तो ये जो गॉर्गिनिया है जिसे समुद्री पंखा कहा जाता है, ये टीनोफोरा के एग्जाम्पल में भी आता है और पॉलीफेरा के एग्जाम्पल में भी आता है। ओके, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि टीनोफोरा में है समुद्री पंखा या गॉर्गिनिया या फिर पॉलीफेरा में। ओके, इसके और भी एग्जाम्पल्स जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। जैसे कि हमने कल सी एनीमोन देखे थे, पॉलीफेरा वाले वर्ग में सी एनीमोन देखे थे। तो सी एनीमोन को क्या कहा जाता है? समुद्री मैट्रीडियम। ओके, सी एनीमोन को मैट्रीडियम कहा जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा टीनोफोरा संघ। अब हम लोग अगला संघ पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लेटीहेलमिन्थस। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी प्लेटीहेलमिन्थस। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस वर्ड्स को अगर हम तोड़ेंगे तो प्लेट वर्ड आएगा। ओके, प्लेटीहेलमिन्थस में सारे के सारे चपटे कृमि आते हैं और इन कृमि को तंतु भी कहा जाता है और इनमें चूसक अंग होते हैं सकर्स के रूप में, मतलब सकर्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि प्लेटीहेलमिन्थस में चूसक अंग के रूप में क्या पाया जाता है? तो सकर्स। ओके, और इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय होता है और ये द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी मतलब नर और मादा एक ही शरीर में भाग होते हैं। अब शरीर के अंदर के अंगों के बीच की जगह पैरेन्काइमा से भरी होती है। मतलब कि जो पैरेन्काइमा ऊतक है, हम लोग जब टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे उस पर पढ़ेंगे ऊतक के बारे में। मैंने बताया कि प्लेटीहेलमिन्थस जो होते हैं परजीवी होते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वतंत्र जीवी होते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल में है कि वो स्वतंत्र जीवी होता है। अब प्लेटीहेल्मिन्थस में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, प्लेटीहेल्मिन्थस में ब्लड परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता और श्वसन तंत्र भी नहीं पाया जाता। मतलब कि ये कम विकसित वाले जीव जंतु में आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस। इनमें पाचन तंत्र भी कम विकसित होता है। क्यों कम विकसित होता है? क्योंकि ये पचित भोजन ही ग्रहण करते हैं। ये परजीवी होते हैं, मतलब जिसके शरीर में रह के जीवन यापन करते हैं उनके शरीर से पचा हुआ भोजन ही ग्रहण करते हैं। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला कि इनका जो उत्सर्जन होता है वो किस कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो फ्लेम कोशिकाओं या ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पे कि प्लेटीहेल्मिन्थस जो है उनका उत्सर्जन अंग का नाम क्या है? तो फ्लेम कोशिका, और जिसे ज्वाला कोशिका कहा जाता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस के एग्जाम्पल्स। तो प्लेनेरिया, फेसियोला, टीनिया, सिस्टोसोमा, फीताकृमि और लीवर फल्यूक, ये एग्जाम्पल्स ये एग्जाम्पल्स किसके हैं? प्लेटीहेल्मिन्थस के। अब इनका कुछ फैक्ट है वो देखते हैं। जैसे सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा को ब्लड फल्यूक या रक्त वर्णाभ कहा जाता है। मतलब ये वाला जो कृमि है सिस्टोसोमा, ये ब्लड में पाया जाता है, इसलिए इसे रक्त वर्णाभ कहते हैं। अब टीनिया सोलियम जो है ये फीता कृमि है, मतलब रिबिन के जैसे होता है, और मानव की आंत में अंतः परजीवी के रूप में ये रहता है। मानव के आंत में कौन सा परजीवी रहता है कृमि के रूप में? तो टीनिया। ओके, अब अब देखते हैं फेसियोला के बारे में। तो फेसियोला को बोला जाता है लीवर फल्यूक। ये जो गाय, बैल, भेड़ वगैरह के यकृत में रहते हैं। ओके, यकृत को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लीवर। तो इसलिए फेसियोला को क्या बोला जाता है? लीवर फल्यूक। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्लेटीहेल्मिन्थस के एग्जाम्पल्स। अब हम लोग को प्लेटीहेल्मिन्थस के बारे में कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि ये 3 एग्जाम्पल्स जो हैं लीवर फल्यूक, पीतकृमि और प्लेनेरिया के हैं, और ये तीनों के डायग्राम दिख रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्लेटीहेल्मिन्थस वाला संघ। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एस्केल्मिन्थस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एस्केल्मिन्थस। तो स्टार्ट करते हैं एस्केल्मिन्थस के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट संघ, जिसका नाम क्या है? एस्केल्मिन्थस। ओके, एस्केल्मिन्थस ये भी प्लेटीहेल्मिन्थस की तरह ही कृमि होते हैं, लेकिन अंतर दोनों में इतना है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थस होते हैं उनमें चपटे कृमि आते हैं, और जो एस्केल्मिन्थस है इस पे सूत्रकृमि आते हैं। ओके, एस्केल्मिन्थस संघ का ही दूसरा नाम नीमेटोड है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नीमेटोड कौन से संघ को कहते हैं? तो एस्केल्मिन्थस को। ओके, अब एस्केल्मिन्थस में आने वाले कृमि के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनके एग्जाम्पल्स पढ़ना। पहला है एस्केरिस। एस्केरिस जो कृमि है, ये है एस्केरिस का डायग्राम। इसमें मेल एस्केरिस का डायग्राम अलग होता है और फीमेल एस्केरिस का डायग्राम अलग है। ओके, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेल का है और राइट हैंड साइड वाला फीमेल का है, और उसके पार्ट्स के नाम हैं। ओके, तो सबसे ऊपर माउथ है, एक्सक्रीटरी पोर है, और फिर लेटरल लाइन है, फिर एनस है इसका लास्ट में। ओके, और ऊपर जो डायग्राम दिया हुआ है वाइट और येलो, ये भी एस्केरिस का डायग्राम है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये भी मनुष्य की आंत में पाए जाते हैं। ओके, अब एस्केरिस के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि सबसे कम गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं और सबसे कम गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन फैक्ट वाला है, तो इसे याद रखना आप लोग। सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिस में पाया जाता है, और कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं एस्केरिस में? ओनली 2। सबसे कम गुणसूत्र वाला कृमि कौन सा है? तो एस्केरिस। ये
क्वेश्चन ऐसा घुमा के भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या है, एस्केरिस। ओके, इसके अपोजिट अगर एक क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, तो एक पौधा है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत जो पौधा आता है जिसका नाम है ऑफियोग्लोसम, उसमें सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। ओके, तो जब हम लोग पौधों वाला पढ़ेंगे टॉपिक, उसमें हम लोग इसे फिर से पढ़ेंगे। तो ये था एस्केरिस के बारे में। और एस्केरिस पाया कहाँ जाता है, तो मानव की आंत में पाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है बाउचेरिया। तो बाउचेरिया जो कृमि है, इसके कारण फाइलेरिया बीमारी होती है। और फाइलेरिया बीमारी क्या है, हाथी पाँव रोग, जिसपे पैर का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है हाथी के जैसे। तो फाइलेरिया किसके कारण होता है, किस कृमि के कारण होता है, बाउचेरिया कृमि के कारण। ओके, और जो बीमारी है फाइलेरिया, उसका वाहक मच्छर होता है। अब नेक्स्ट है ट्राइकिनेला। ट्राइकिनेला जो नीमेटोड है या कृमि, तो ये कहाँ पे होता है, तो सूअर की आंत में होता है। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछता है डायरेक्ट कि सूअर की आंत में पाए जाने वाले कृमि का नाम क्या है, तो ट्राइकिनेला। नेक्स्ट है एंकाइलोस्टोमा। तो एंकाइलोस्टोमा को डायरेक्ट ही याद रखना है कि ये किसके अंतर्गत आता है, एस्केलमिंथस के अंतर्गत। ओके, अब सारे के सारे एस्केलमिंथस की प्रकृति कैसी होती है, तो जलीय होती है, मतलब ये जल में रहते हैं, जल में रहने वाले कृमि। और ये स्वतंत्र जीवी भी रहते हैं, मतलब कि थल में भी स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं ज़मीन में। और ये परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब है दूसरों पर आश्रित रहकर पोषण प्राप्त करना। तो ये कृमि परजीवी होते हैं, मतलब कि आंत में रहते हैं, हम लोग ने अभी अभी पढ़ा। अब देखते हैं इनमें क्या क्या तंत्र होता है और क्या क्या नहीं होता। तो परिवहन तंत्र और श्वसन तंत्र इनमें अनुपस्थित होते हैं। ओके, परिवहन तंत्र और श्वसन तंत्र एस्केलमिंथस में अनुपस्थित होते हैं। और जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है एस्केलमिंथस में। इसके अपोजिट हमने जो प्लेटीहेलमिंथस पढ़े थे, उस पर क्या था कि प्लेटीहेलमिंथस में पाचन तंत्र अधूरा था। क्यों, क्योंकि वो वाले जो कृमि थे वो पूर्ण पचित, मतलब डाइजेस्टिव फूड ग्रहण करते थे। ओके, तो उनमें पाचन तंत्र अधूरा पाया जाता था। लेकिन जो एस्केलमिंथस में पाचन तंत्र है वो पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक एस्केलमिंथस के बारे में। इसके कुछ वन लाइन फैक्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम एस्केलमिंथस के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। पहला है कि इस संघ के जंतुओं का शरीर अखंडित होता है, लंबे पतले धागे जैसा बेलनाकार होता है तथा दोनों सिरे इसके नुकीले होते हैं। ओके, अब इनमें सम्मिति कैसी होती है, तो अखंडित और द्विपार्श्व। द्विपार्श्व सम्मिति का मतलब है कि बायां दायां, मतलब इसमें सेम भाग होगा बीच से काटने पर। ओके, अब 6वें नंबर पे जो लिखा हुआ है कि इनमें कृत्रिम देह गुहा होती है, मतलब इनमें देह गुहा पाई जाती है। अब इसमें आहार नल कैसा होता है, विकसित होता है। और मुख्य द्वार और जो एनस वाला भाग है वो भी उपस्थित होते हैं। ओके, इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पाचन तंत्र इनका विकसित होता है। ओके, ये एक लिंगी होते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि ये जो एस्केलमिंथस है ये एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। ओके, अब 11वें नंबर का पॉइंट है, ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं तथा अपने पोषकों में रोग उत्पन्न करते हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये जिसके शरीर पर रहकर जीवन यापन करते हैं उसी के शरीर में बीमारी रोग उत्पन्न करते हैं। ओके, तो ये था हमारा एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस संघ हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनेलिडा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक एस्केलमिंथस और प्लेटीहेलमिंथस। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर टाइप करके बताइए। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग एनेलिडा के बारे में पढ़ेंगे और मोलास्का समूह के बारे में पढ़ेंगे और आर्थ्रोपोडा।
तो आप लोग ये जो क्लास है जीव जंतुओं का वर्गीकरण, इसे मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स है जैसे पीएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, व्यापम, एसएससी और सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।